सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। भारत की बराह रास्त जहारियत तो रुक गई है, लेकिन मुल्क में मौजूद भारत की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 और 3 जून को खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई और 14 खवारिज को हलाक किया गया। ISPR ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। भारतीय जारियत और दहशतगर्दी को उजागर करने के लिए पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द का दौरा अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल हो गया है। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ख़त पेश किया और बावर कराया कि भारत न्यू नॉर्म कायम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक तरफा इक़दामात हैं, ताकत के इस्तेमाल और इस्तिस्ना पर मबनी है, जिससे एटमी ख़ित्ते में बड़ा तनाज़ा जन्म ले सकता है। देखना है कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें किस हद तक मौसर साबित होंगी। दूसरी जानिब मुल्की सियासत में मुसलसल कशीदगी बढ़ रही है। तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज की धमकी दे रखी है, जबकि इस एहतजाज को लीड करने के लिए बानी PTI ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को नामजद किया है, जिनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में टेकअप हो गया है, जिसके खिलाफ उमर अयूब ने स्पीकर को खत लिखा है, जबकि उमर अयूब को वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन में तैनातियों पर मुशावरत के लिए खत लिख दिया है। क्या मुल्की सियासत एक बार फिर तसादुम की जानिब बढ़ रही है या मुफाहमत की गुंजाइश अब भी बाकी है? ये सब जानेंगे आज के प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। अडियाला जेल से बानी PTI ने पार्टी को मुल्क गिर एहतजाज की तैयारी की हिदायत कर दी है। बानी ने कहा कि सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, अब इस्लामाबाद की कॉल के बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज होगा और एहतजाजी तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। एहतजाजी तहरीक पर तमाम हिदायत उमर अयूब को दी जाएंगी, जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली रेफरेंस की समाअत 1 जुलाई तक मौखर हो गई है। जबकि आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादिक को खत लिखकर अपने खिलाफ दायर रेफरेंस और फैसले की तफसीलात तलब कर ली हैं। नाअहली का ये रेफरेंस उमर अयूब के खिलाफ नून लीगी उम्मीदवार बाबर नवाज ने स्पीकर अयाज सादिक को भिजवाया था। स्पीकर ने मजीद कार्रवाई के लिए मामला इलेक्शन कमीशन को रेफर कर दिया था। अपोजिशन लीडर एहतजाजी तहरीक से पहले ही नाअहल हो सकते हैं, इस बारे में कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। ताहम सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की एक रिपोर्ट के मुताबिक PTI इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत की कोशिशें ज़ाया कर रही है, जिसकी बड़ी वजूहात में इमरान खान की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट और अमेरिका में PTI की जानिब से इदारों के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक PTI के हामी अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर बड़े पैमाने पर डिजिटल बिलबोर्ड्स पर पैसा खर्च कर रहे हैं और उनके ज़रिए पाक फौज और मौजूदा हुक्मरानों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो भी एक ऐसे मौके पर जब भारत आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अंदाज से मुहिम चला रहा है। क्या यही वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पस पर्दा कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, स्टेट मिनिस्टर हैं, लॉ एंड जस्टिस के, PMLN से ताल्लुक़ है। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई विल स्टार्ट विद यू बैरिस्टर साहब, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि ये जो बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द गया हुआ है, एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन हमारा वहाँ मौजूद है, यूनाइटेड नेशन का उन्होंने अपना विज़िट कंप्लीट किया है, आगे भी कर रहे हैं। सो अगर मैं आपसे अब तक पूछूं कि उसमें क्या डेवलपमेंट है या क्या मैसेज कम्युनिकेट कर सके हैं, तो क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी और इन्फॉर्मेशन है इस मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ा सक्सेसफुल विज़िट ऑनगोइंग है और बिलखुसूस जो OIC के मेंबर स्टेट्स हैं उनके जितने भी एम्बेसडर्स हैं और उसके साथ जो दीगर ममालिक हैं, जिसमें फ़्रांस भी है, जिसमें दीगर और ममालिक हैं, वो जितने भी मंदूब वहाँ पे मौजूद हैं जो यूनाइटेड नेशंस के हेड क्वार्टर्स में, तो उनके साथ एक बड़ी इंगेजिंग कॉन्वर्सेशन और सेशंस हुए और आपने देखा कि वो मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी तमाम तर चीज़ें रिपोर्ट हुई। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वफ़द की नुमाइंदगी की है और लीड किया है, तमाम तर डेलीगेशन के जो मेंबरान हैं वो वहाँ पे
OIC के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, ये दीगर मंदूब हैं, जो डेलीगेशंस हैं वहाँ पे, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी ममालिक की, उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनको प्रेज़ किया, उनको बताया कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव था वेदर यू नो एट द मीडिया फ्रंट या मिलिट्री फ्रंट के ऊपर, हमने अपनी कौम से झूठ नहीं बोला, हमने सच बोला और एज़ इट इज़ जो फैक्ट्स थे, जो सिचुएशन थी, जो हालात थे, हमने उसी तरह बयान किए। किसी को कह लें अंधेरे में नहीं रखा। जो अगर भारत के साथ कंपेयर किया जाए तो भारत ने झूठ के ऊपर झूठ बोला, अपनी कौम को भी गुमराह किया, अपने लोगों को भी गुमराह किया और अपने जो लॉसेस हैं उनको भी वो एक्सेप्ट नहीं कर सके। So you mean to say we have something to sell? हमने अपना वो जो पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रखा था, अब हम दोबारा से दुनिया को वजाहत के साथ सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया ने चूंकि ये फॉल्स फ्लैग से लेके फॉल्स नैरेटिव तक और फॉल्स वॉर जो है इम्पोज की थी, मैं तो फॉल्स वॉर ही कहूँगा, क्योंकि अगर वॉर करने आए थे तो ज़रा मुकाबला ही करते, लेकिन फिर वो अमेरिका के पास भागे। तो आप समझते हैं कि हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है और अब हम दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने रिस्ट्रेन किया, बट इंडिया नहीं माना और आगे इंडिया को रोकना कैसे। डॉक्टर साहब, ऑपोजिशन जो है, आप लोग जो है एक्नॉलेज करते हैं ये एफर्ट को? ज़ाहिर है मुझे पता है एक लिहाज से तो आप लोग की थोड़ी रिजर्वेशन को उस तरीके से इंगेज नहीं किया इस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के अंदर जो करना चाहिए था, लेकिन मैं वैसे आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ अभी तक की जो मूव है, जो जा रहे हैं मिल रहे हैं, इसको आप लोग एक्नॉलेज करते हैं कि एक अच्छी मूव है, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ठीक जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट अ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, इट्स अ गवर्नमेंट डेलीगेशन। ठीक, सही, ठीक है। It's not a representation of Pakistan, it is representation of basically 2 or 3 political parties जिन्होंने गलत तरीके से वो बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ही नहीं करता। सबसे ज़्यादा जो बड़ी जमात है उसमें से कोई नहीं है, अपोजिशन में से कोई नहीं है। सो इनके स्टार्टिंग ही गलत है। अब आगे आ जाते हैं, क्या है, बिल्कुल गए हैं, करना चाहिए। अब मैं कंपैरिजन करता हूँ बिटवीन बिलावल भुट्टो और शशि थरूर, उसकी दरमियान में कर लेता हूँ। वो आधा झूठ बोल रहे हैं, इंडियंस आधा झूठ बोल रहे हैं, आधा मतलब आधा सच बोल रहे हैं, पूरा सच नहीं बोल रहे। ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये वहाँ पे बात कर रहे हैं, मेरी नज़र में उसमें एक अपोलोजेटिक लहजा है। पाकिस्तान का डेलीगेशन जो पाकिस्तान, भाई हम लोग मिल के ISI और रॉ मिल के कर ले। भाई आप कहो आपके पास सबूत क्या है, वो दोनों मिलके ये कर लें। अगर हम ये चीज़ें करके कर लें, अगर वो कर लें, आपको पता है आपको पता है आपके पास स्ट्रेंथ है, आपको पता है आप जीते हो, आपको व्हाई आर यू अपोलोजेटिक? बट वी हैव बीन सेइंग दिस थ्रू आउट दिस पीरियड के हमारे तो हाथ साफ हैं, आप आएँ हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन कर लें। तो ये तो पोजीशन हमारी जंग से पहले भी थी, जंग के बाद भी है। मैं ज़रा पॉइंट क्लियर कर लूँ एक मिनट, मुझे फिर मैं बैरिस्टर साहब से इसका जवाब भी लूँगा। मगर इसमें क्या गलत है अगर हमने ये कहा है कि आप आ जाएं, एजेंसीज भी कर लें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कर लें जिसने करनी है, तो ये तो हम पहले भी कह रहे थे आके इन्वेस्टिगेशन कर लें, अभी भी कह रहे हैं कर लें, इसमें कोई मसला नहीं। हम डरें क्यों? बेशक रॉ आए, ISI आए, CIA आ जाए, बेशक। बात ये नहीं है कि हम उनसे डर रहे हैं। अगर हम डर रहे होते तो हम यही कहते हैं कि मिल के कुछ करते हैं और दरमियान वाली। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें कहो कि भाई तुम्हारे पास सबूत क्या है कि तुम हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि ये सब कुछ है, हमें पहले सबूत दिखाओ। उन्हें दुनिया को कहो कि यार सबसे पहले तो इन्होंने देखिए 2 काम इंडिया ने गलत किए। उन्होंने बगैर सबूत के, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इन लोगों ने बगैर सबूत के हम लोगों को पकड़ के अंदर किया हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब जो PM का खत दिया है बिलावल भुट्टो साहब ने, काम कर रहे जो ये लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में, यूनाइटेड नेशन में जो PM का लेटर दिया है ना बिलावल साहब ने, उसके अंदर ये तमाम पॉइंट जिसका आप हवाला दे रहे हैं। भाईजान मेरी बात सुनो ना, लेटर देने में और उसको कहने में बात ही हो जाती है। एक बहुत अच्छा लेक्चर है, उस लेक्चर को डिलीवर करने के लिए अगर आपके पास आर्टिकुलेशन या आपके पास उसको प्रॉपर तरीके से डिलीवर करने का जो शख्स है वो नहीं कर पा रहा, तो उसकी फादियत, उसके जो मैं समझ रहा हूँ, जो मेरी नज़र में है, यही केस अगर कोई ऐसा शख्स जिसका ज़्यादा कमांड हो और जो बाय नेचर अपोलोजेटिक वाला ना हो, जरा एग्रेसिव स्टांस हो, तो वो यही चीज बेहतर तरीके से कर लेता बनिस्बत उसमें एक अपोलॉजी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने कि भाई मैं एम आई एक्सेप्टेबल टू यू पीपल और समथिंग लाइक दैट, वो अपने नंबर भी साथ साथ बना रहे। मुझे ऐसा लग रहा था। बैरिस्टर साहब वो कह रहे हैं कि आपका केस स्ट्रांग है, सच्चा केस है, प्लीड अच्छा नहीं कर पा रहे, एग्रेशन नजर नहीं आ रहा, बॉडी लैंग्वेज डाउन है। Correct me if I'm wrong. Yes. Okay, go ahead, Barrister साहब।
जी देखिए, बिल्कुल केस स्ट्रांग है और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा इख्तलाफ करूंगा, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफ करूंगा डॉक्टर साहब की ऑब्जर्वेशन से। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। एक महज़ब मुल्क होने के नाते, एक महज़ब माशरे में रहने के नाते, रूल बेस्ड जो एक ऑर्डर है और इंटरनेशनल लॉ का जो एक रिस्पेक्ट है, उसको देखते हुए बिल्कुल हम डायलॉग और डिप्लोमेसी को और एंगेजमेंट को हम फ़रोग देंगे और इसी को ही आगे प्रमोट करेंगे। हमने पहले कहा कि ये जंग हमने नहीं शुरू की, ये जंग भारत ने एक न्यू नॉर्म क्रिएट करने की कोशिश की है, अपनी हेजेमनी को जो है वो हमारे पे मसलत करने की कोशिश की है और उसका मुंह तोड़ उसको जवाब मिला है। हमने बड़ा एक प्रोपोर्शनेट, मेजर्ड और रीज़नेबल जवाब दिया और फिर भी उस जवाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फतह हुई और पाकिस्तान बिल्कुल फातह करार पाया। पूरी दुनिया इस चीज़ को मान रही है, पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। डॉक्टर साहब अब ये कह रहे हैं कि ये अपॉलोजेटिक क्यों है? अपॉलोजी की बात नहीं है, कम से कम आपको मीडिएशन के लिए, किसी डिस्कोर्स के लिए, किसी डायलॉग के लिए जिसको हम प्रेफरेंस देंगे और दे भी रहे हैं और प्रेफर कर रहे हैं, उसी हवाले से हम यही कह रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा एक फोरम होना चाहिए कि दो न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं वो आपस में, हमारे ऊपर तो देखें ना, एक इल्ज़ाम लगाया कि ये दहशतगर्द मुल्क है या दहशतगर्दी फैला रहा है, ये इल्ज़ाम है अनसब्सटैंशिएटेड। आज दिन तक जो है भारत कोई एक प्रूफ नहीं दे सका और ये पहलगाम वाक़े में अगर आप बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो एविडेंस, नॉट अ श्रेड ऑफ एविडेंस इज़ अवेलेबल, बट एट द सेम टाइम भारत हैज़ द ऑडेसिटी टू ब्लेम पाकिस्तान फॉर इट्स ओन शॉर्टकमिंग्स। इंडिया की अब इतनी जो है जुर्रत है कि वो कोई भी अपने अंदर, मुल्क के अंदर कुछ भी एक टेररिस्ट अटैक हो तो पाकिस्तान को ब्लेम कर देता है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, किसी किस्म की इंक्वायरी, किसी किस्म का जो है वो अनर्थ करना चीज़ें कि भाई ये ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं। अब भारत को खुद नहीं पता, ये अपना किया हुआ पाकिस्तान पे थोपने की कोशिश की है, जिसमें पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर ऑपोजिशन से भी किसी को साथ ले जाते तो ये जो एग्रेशन वाला डॉक्टर साहब का सवाल है, शायद कोई वो एग्रेशन दिखा के आ जाते हैं इनकी पार्टी से या किसी और पार्टी। जाती राय सुन लें, मैं अभी एज स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस बात नहीं कर रहा, मैं बस ये थे पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, बस ये थे पार्लियामेंटेरियन बात कर रहा हूँ। मेरी ज़ाती राय ये है कि ऑपोजिशन को भी होना चाहिए था, लेकिन ये वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है। ठीक, मैं भी ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बड़े अच्छे लोग थे सेनेट में या नेशनल में। मैं इस बात से अपने ज़ाती राय में, अपने ज़ाती नुक्ते नज़र में मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे कि ऑपोजिशन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि ऑपोजिशन खाली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई की नहीं है, ऑपोजिशन JUIF की भी है, ऑपोजिशन दीगर और सियासी जमातें भी हैं, उनको उनमें से हमें कोई ले लेने चाहिए थे। लाजमी नहीं है कि इनकी तरफ से जो है ये इनकी भी अच्छे टीम में पार्लियामेंट के अंदर बड़े अच्छे और लोग हैं जिनको बल्कि एक्सपोजर भी है इंटरनेशनल, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली है पाकिस्तान में समझा जाता है अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलते तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इज वन ऑफ देम, ही इज अ वेरी रैशनल पर्सन। जी आपका नाम ले लीजिए डॉक्टर साहब। नहीं, मैं ये कोई डॉक्टर साहब की तारीफ नहीं है, एक हकीकत है कि डॉक्टर साहब वाकई वैसे ये मैं आपसे एग्री करता हूं, टीवी ऑन स्क्रीन कह रहा हूं कि जिसको इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, जिनको इंटरनेशनल अफेयर्स की समझ हो, और बिल्कुल ऑपोजिशन से और भी लोगों को लेना चाहिए था और केस स्ट्रांग होता। लेकिन ये पाकिस्तान का केस है, हम दुआ गए इंशाल्लाह, अल्लाह करे पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी वैसे ही कामयाब हो जैसे मिलिटरीली कामयाब है और हुआ भी है इस सारे प्रोसेस के अंदर, लेकिन थोड़ा इंक्लूसिव कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। हमारी डिस्कशन इस वक्त जारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट इशूज डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, लेट्स मूव फॉरवर्ड क्विकली। जरा मुझे बताइएगा, वजीर आजम ने अपोजिशन लीडर को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 कमिश्नर अरकान की जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए मशावरत के लिए बुलाया है, क्या कोई शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, नाम कुछ फाइनलिटी आ गई? अगर क्विकली बताइएगा फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ आना है। देखें, ये वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है और वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिल के जो है तमाम तर मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी और जो 2 मेंबरान हैं सिंध और बलूचिस्तान के, उन पे वो मशावरत करेंगे। आई एम श्योर वज़ीर आज़म साहब ने शॉर्ट लिस्टिंग की होगी अपने तय, और जो आई एम श्योर के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिनको ख़त मिला है, जो 16 मई का ख़त है, जो आज का ख़त नहीं है, आज तो कम से कम 4 जून है, तो आई एम श्योर कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने भी अपने तय कुछ ना कुछ जो है होमवर्क या काम इस पर किया होगा।
और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। जिस चीज़ को वो शॉर्टकट लेना चाह रहे थे लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म को याद दहानी के बजाय स्पीकर को डायरेक्टली ख़त लिख दिया, क्योंकि असल पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है वो वज़ीर आज़म, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन आपस में मशावरत करते हैं, और अगर फिर वो मशावरत कामयाब नहीं होती तो फिर ये तमाम तर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाता है। इन एनी केस अगर मशावरत कामयाब हो भी जाए तो फिर भी ये मामला जो है पार्लिमानी कमेटी को जाएगा कॉन्फर्मेशन के लिए। उन्होंने इसको शॉर्टकट लिया और उन्होंने डायरेक्टली ही स्पीकर को लिख दिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने। उन्होंने कहा कमेटी तश्कील दें जी, ये हमारी तो ना कोई कंसल्टेशन हुई है, वक्त ख़त्म हो गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। हालांकि नाअहल करवाना चाहते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो कानूनी और आइनी स्टेप है उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया जो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, और उसके बाद उन्होंने अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी समझी तो इसलिए उन्होंने फॉरवर्ड किया, उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई किया इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट रूल्स एंड प्रोसीजर एंड रेगुलेशंस, और उन्होंने फॉरवर्ड किया जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि वो पाबंद हैं। अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं दैन विद इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज ही हैज़ टू फॉरवर्ड इट टू द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। अब उसकी जो आइंदा तारीख पेशी है वो बजट के बाद की है, 1 जुलाई की है। तो अब देखते हैं उसमें कितना कोई उनकी जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ अलेज की गई हैं और मिस डिक्लेरेशंस जो अलेज की गई हैं वो कितनी कोई साबित होती हैं, नहीं होती। अब ये तमाम तर मामला तो इलेक्शन कमीशन के पास है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि कानून के मुताबिक हो तो फिर वो नहीं, मैं तो कहता हूं कि कानून के मुताबिक होना चाहिए, और अगर उनकी कोई मिस डिक्लेरेशंस हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं, तो फिर बिल्कुल कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, और अगर नहीं है तो देन फिर तो मेरे साहब ये काम और आगे चला जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला और अरकान वाला, क्योंकि अपोजिशन लीडर ही नहीं होंगे। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये मामला तो अभी डिसाइड हो जाएगा, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। वज़ीर आज़म ने तो इन्वाइट किया उनको, अब वो कितनी संजीदगी का मुजाहरा करते हैं, वो अब आया कि वज़ीर आज़म से मिलते हैं, ये मशावरत का हिस्सा बनते हैं, ये नहीं बनते, ये देखने की ज़रूरत है। राइट। अच्छा, 2 बातें देखें, मैं ज़रा इससे पहले आप इस पर जवाब दें तो 3 दिनों में मुझे बड़ी 2 अच्छी बातें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक तो अता तारड़ साहब ने अपनी मिनिस्ट्री में किसी ने फवाद चौधरी साहब की नेम प्लेट हटा के और खुश करने के लिए ज़ाहिर वजारतों में किया जाता है, लेकिन उन्होंने फ़ौरन से वो फवाद चौधरी साहब के नाम की नेम प्लेट जो थी उसको मेंटेन करवाया, और ये काइंड जेस्चर था और एक प्रोफेशनलिज्म भी था, और वो मेंटेन रह गया। और अभी आप मुस्कुराए नहीं सर, अभी बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा मैं स्टेट मिनिस्टर की हैसियत से अपनी ये पोजीशन नहीं ले रहा, लेकिन मैं बतौर एक पाकिस्तान के शहरी के अपनी पोजीशन में आपको अपनी राय दे रहा हूँ इंडिविजुअल के, कि आपके जैसे लोगों को भी जो है वो, या और जो दीगर जमातों के लोग हैं उनको भी इसका हिस्सा बनना चाहिए था। हालांकि ये मुश्किल होता है बड़ा हुकूमतों में रहते हुए। मुझे याद है अगर आपकी भी हुकूमत होती तो खान साहब बुला के पूछ लेते थे कि आज तुमने टीवी पे फलाने की तारीफ क्यों की। सो मैं ये समझता हूँ एक अच्छा काइंड जेस्चर है। ये दूसरे वजीर हैं बैक टू बैक जिन्होंने कहा, ये भी टीवी पे आपका नाम भी ले रहे हैं और वैसे भी कह रहे हैं। अब इसके बाद आप बेशक तनकीद जायजा जो भी करना, मैं ये समझता हूँ इसी तरह हमें एक दूसरे को स्पेस दें। अता तारड़ बिल्कुल, अगर उन्होंने ये किया अच्छा किया होना नहीं चाहिए। आपको पता है पाकिस्तान टेलीविजन से इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर हटाई हुई है। इज़ दिस अ गुड थिंग? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी हमने तो मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं हटाई, हमने बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तस्वीर नहीं हटाई, हमने किसी की तस्वीर, तो प्लीज़ गिव मी अ ब्रेक। सेकेंड, इन्होंने मेरा नाम लिया, थैंक यू वेरी मच, लेकिन इट इज़ नॉट अबाउट मी। आप समझते हैं गलत हो रहे, आप से सवाल होगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रैयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है, तुमसे तुम्हारी रैयत के बारे में सवाल होगा। आप उस कैबिनेट में बैठकर कहें कि सर ये आपको अपोजिशन से लेकर जाना चाहिए कम से कम 2 बंदों को, एक पीटीआई को और एक जेयूआई के उधर से, क्योंकि ये दोनों तरफ बड़ी जमातें हैं, रिप्रेजेंटेशन इनकी हैं, बाकी भी ठीक है, लेकिन इनका होना ज़रूरी चाहिए था। मेरी नज़र में ये होना चाहिए था। 2 बंदे बीच में चले जाते किड़क हो जाता। मैं तो कहता 2 के सर 4 भी चले जाते, 2 ले लेते, जमातों की भी खर्चा भी कम करना है ना, मुल्क का खर्चा भी कम करना है। 6 में जो होना था वो 8 में हो जाना था सर। एग्जैक्टली यही चीज़ है, तो ये मैं करना था। अब इन्होंने जो बात की, देखिए थोड़ी सी बात करें, इन्होंने कहा कि इंडिया ने हम पे इल्ज़ाम लगाया है कि भाई पाकिस्तान से टेररिज्म होता है। भाई जन इसको सपोर्ट किसने किया? ख्वाजा आसिफ साहब ने। उन्होंने खुद कहा कि भाई मैं पिछले 30 साल से हम लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, इसको सपोर्ट किया है मियां नवाज शरीफ साहब ने, जब वो कहते हैं कि बम्बई अटैक पाकिस्तान से हुए हैं। इसको सपोर्ट करने वाले आप ही लोग हैं। ये
परसेप्शन बनाने वाले आप लोग हैं। जब वाजपेयी के सामने आप लोग कहते हैं कि अगर मैं वाजपेयी की जगह होता मैं भी यही कहता कि इन्होंने मेरी पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। तो ये तो आप लोग ही ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हो। तो इस वजह से तो प्लीज गिव मी अ ब्रेक कि आप मुझे कहो कि ये सारी चीजें। और रही बात ये, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर बात करें, आपको पता है हर एक चीज़ का एक टाइम पीरियड है। ये बैरिस्टर साहब हैं, बहुत अच्छे बैरिस्टर हैं, पढ़ के भी आए हैं इंग्लैंड से, पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस करते हैं, यंग आदमी हैं, इनको पता है हर एक चीज़ का एक टाइम पीरियड उससे पहले होता है। आपको पता है जिस वक्त ये 80,000 से, ये पहली बार नहीं है, 2018 में 40-42 हज़ार की लीड से जीते थे, 2024 में 82। और इनका जो ओपोनेंट है वो खुद कहता है कि यस मैं हार गया हूँ, उसने कंसीड किया था अपनी हार को कि हाँ मैं हार गया हूं, इनको मुबारकबाद दी थी। अच्छा, फिर उसके बाद 45 दिन या कितने दिनों के अंदर अंदर करना होता है भाईजान। उसके डबल टाइम के बाद उनको होश आया कि ओहो ये तो मैंने करना था। उसके बाद फिर आज वो करके कर रहे हैं और बगैर इनसे पूछे कोई लीगल बताएं कि किस बेसिस पे आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं है। क्या देखिए बेसिकली क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। ये लोग करना ये चाह रहे हैं कि पीटीआई की सीटों को कम कर देंगे, पीएमएलएन को प्रोपोर्शनली ज्यादा कर देंगे, पीपल्स पार्टी को शायद थोड़ी बहुत दे दे, लेकिन ज्यादातर ये लोग अपने कर लेंगे, तो ये सिंपल मेजॉरिटी में आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी में आ जाएंगे, पीटीआई 3rd नंबर पे ले जाएंगे उनको। ये रिजर्व सीट्स को भी ये चेंज करा देंगे और उसको भी कर लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, बिलावल भुट्टो साहब आके ऑपोजिशन लीडर बन जाएंगे। ये लोग मिल बांट के खाने वालों में से हैं। ओके, तो ये देयर इज मेथड टू दिस मैडनेस आप कह रहे हैं। आप इसको मेथड टू द मैडनेस कह लें या आप इसको कह लें ये चोरी करने का एक और तरीका है, ये हाइस्ट है। दिस इज अनदर वो एक बड़ा अच्छा वो है ना, वो उसमें कौन सा ये जो टीवी प्रोग्राम्स उसमें जो आते होते हैं नेटफ्लिक्स में, तो ये उसी तरह की हाँ सीजन है, ये उसी तरह के सीजन है। ये इसका ये 3रा सीजन है। अच्छा। पहला सीजन वो 1980 से चला आ रहा है, ये सीजन पे सीजन चले आ रहे हैं। इनका मजे की बात यह है कि पूरा मुल्क नीचे जा रहा है और ये दोनों खानदान ऊपर जा रहे हैं। ओके जी, बैरिस्टर आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे क्योंकि मैं फिर जरा एक अगला टॉपिक भी डिस्कस करना है। देखिए उमर अयूब साहब की जहाँ तक बात की तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है और जो अगर किसी के खिलाफ किसी भी मेंबर के खिलाफ रेफरेंस आ सकता है, ये तो नहीं है। अब वो स्पीकर ने अपने आप को सेटिस्फाई करना है और अगर स्पीकर सेटिस्फाई होता है तो फिर उसको फॉरवर्ड करते हैं। स्पीकर उस पर कोई डिसीजन नहीं लेता, डिसीजन सिर्फ इतना है कि इसको आगे फॉरवर्ड करना है आफ्टर हिज ओन सेटिस्फैक्शन और नॉट। वो उन्होंने किया, डिसीजन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। तो फिर उमर अयूब साहब, मेरी ये भी गुजारिश सुन लें कि उमर अयूब साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर लिया हुआ था, ये इसको भी थोड़ा सा आप ज़हनशीन रखें। और इतना अरसा जो है वो स्टे ऑर्डर के पीछे रहे। उन्होंने कहा कि डब्बे नहीं खोलेंगे और बिल्कुल काउंटिंग नहीं होगी। ये तमाम तर मामला इसी तरह था और फिर वो भी हाई कोर्ट गए हुए थे क्योंकि हाई कोर्ट तो वाक़तन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर था जो ये तमाम तर मामले को प्रिवेंट कर रहा था। तो अब क्योंकि एक जो स्टैट्यूटरी लिमिटेशन का एक पीरियड होता है उसमें वो नहीं उन्होंने अपील फाइल की, उन्होंने फिर रेफरेंस के ख़िलाफ़ उनके पास ऐसी कोई चीज़ें मौजूद होंगी जो वो रेफरेंस लेके आए उनके ख़िलाफ़ और वो स्पीकर ने देखा और प्रिलिमिनरी जो स्पीकर का व्यू होगा आई एम श्योर अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद अगर कोई ऐसी चीज़ उनको पेपर पे नज़र आई तो उन्होंने आगे उसको भिजवा दिया। अब इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है। हो सकता है तब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आ जाए, मशावरत का अमल अगर हो जाए और उमर अयूब साहब चले जाएँ और एक नाम पे इत्तेफाक हो जाए, उसको पार्लियामेंट्री कमेटी का नॉड मिल जाए तो फिर मैं समझता हूँ कि ये भी इनको नहीं रहेगी कोई बात के कोई रिजर्वेशन इस हवाले से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हमें शायद हमारे साथ पर्सन हुए हैं वट एवर एलिगेशंस दैट दे हैव अगेंस्ट हिम। ओके ठीक सर, अब मुझे ज़रा ये बताएं कि ये जो पीटीआई दोबारा एहतजाज की कॉल दे रही है, ये पिछले एहतजाज से कैसे मुख्तलिफ होगा आपका? और एहतजाज आपका राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप करें, मगर आप ज़ाहिर है कि इत्तलात ये कहते हैं इस्लामाबाद भी नहीं आएंगे, अपने अपने सूबों में रहेंगे, अपने अपने शहरों में करेंगे, जिस तरह से भी होगा, तो आप उससे क्या हासिल करेंगे? और दूसरा ये अली अमीन गंडापुर को क्यों निकाला, उनको क्यों साइड लाइन कर दिया? वो तो कहते तहरीक मैं चलाऊंगा, उधर उमर अयूब साहब को और सलमान अकरम राजा साहब को दे दिया गया था। खान साहब ने कहा ये दो करेंगे। नहीं, तहरीक तो वो कहते मैं खुद चलाऊंगा। देखिए 2-3 चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए पहले आप मुझे बता दें कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 26वीं तरमीम के बाद वाला कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन रहा ही नहीं है, ना अदलिया रही है ना कॉन्स्टिट्यूशन रहा है। आपने तो उसके साथ, अब मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, आपने उसके साथ वो हरकत कर। तो आपके ऑपोजिशन लीडर वज़ीर आज़म को खत क्यों लिख रहे हैं? क्या चीज़? वज़ीर आज़म को खत क्यों लिख रहे हैं? आपको लिखे
कहाँ लिखेंगे? किसको लिखे? जो आप कह रहे हैं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप कह रहे हैं हम मानते ही नहीं, मुझे एक बात बताएं, मैं एक मिसाल देता हूँ। बैरिस्टर साहब, मैं बैरिस्टर साहब के, अगर अपनी मर्जी का कोई टारगेट अचीव करना है तो आप हुकूमत को लेजिटिमेट मान रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन, आप कह रहे हैं हम हुकूमत को लेजिटिमेट ना मानते थे ना मानते हैं, ना मानते थे ना मानते हैं। एक बंदा एक जगह पे बैठा हुआ है, हम उस पोजीशन पे कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को कर रहे हैं, वी डू नॉट बिलीव दे आर राइटफुल ओनर ऑफ दैट सीट। तो उनसे फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला क्यों करवा रहे हैं? सुन ले, एक सिस्टम चल रहा है, मैं मिसाल देता हूं। हाँ। जब पीसीओ के जजेस थे तो उसमें इवन जो जुडिशरी थी वो उनको नहीं मानती थी, लेकिन सब केस उनके सामने लगते थे कि नहीं लगते थे? ओके, ठीक है ना। एक सिस्टम के अंदर इसका मतलब देखिए, एक सिस्टम को तो वो जो पीसीओ जजेस के सामने जो अपेयर हुआ फिर उन्हें मान के जज अपेयर हुआ ना, माना, लेकिन इसी तरह जिस फॉरेन डेलीगेशन की आप बात कर रहे हैं वो इसी गवर्नमेंट का था जिसका आप हिस्सा बनना चाहते हैं, फिर वो भी इलेजिटिमेट था। सुन ले, इलेजिटिमेट है पर है, इलेजिटिमेट पर है, तो यू हैव टू डील विद ना। वी आर डीलिंग विद इट ना, तब मैं कह रहा, वी आर डीलिंग विद इलेजिटिमेट पीपल ना, बट वी आर डीलिंग विद देम। ठीक है, अब आ जाते हैं बात। देखें, इस तरह है कि जो अली अमीन गंडापुर है, उनको इमरान खान ने कहा है कि यार देखो, तुम इस वक्त दिस इज द हाई टाइम, आपके बजट भी आ रहा है, सारी चीज़ें आ रहा है, आप अपनी सारी कंसंट्रेशन हुकूमत की तरफ, केपी की हुकूमत की तरफ करो एंड ट्राई टू इम्प्रूव द गवर्नेंस। आप अच्छा कर रहे हो, आप उसे और बेहतर करो, ये सारी चीज़ें करो। सो यू डू दैट थिंग एंड यू शुड नॉट डाइवर्ट टूवर्ड्स द अदर थिंग्स, मतलब इसमें वो ना करो। अब बाकी लोगों को उन्होंने कहा है कि आप इसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करो, क्योंकि उनके कोई और उनके पास ऐसी जिम्मेदारियां नहीं है, तो आप उनको कर लो। तो बेसिकली जिम्मेदारियां मुख्तलिफ लोगों को वो दे रहे हैं कि भाई आप ये कर लो, ये कर लो, दैट्स इट। इसमें कोई, ये एक्चुअली अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं सूबे, बजाय इसके कि अली अमीन वहाँ की बजाय इधर आके चीज़ें वीज़ें कर रहा हो, वो उस जगह पे अपने गवर्नेंस के मामले में कंसंट्रेट करे। दैट इज़ वंडरफुल, मैं इसको पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। अब बात आ जाती है कि ये हम इससे क्या करेंगे। देखिए, हमारा राइट है, बिल्कुल राइट है। अब हमने क्या देखा, हमने देखा जब हम कंसंट्रेट करते हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो यहाँ पे सारी जो इंतज़ामिया वो कंसंट्रेट होकर एक जगह पे आ जाती है। अब अगर मैं 50,000 करूँ, 5 लाख करूँ, 10 लाख करूँ, फ्रंट तो मेरा जिसे कहते हैं ना कि आपका फ्रंट वो तो एक ख़ास हद तक है, उसको आप इससे ज़्यादा नहीं स्प्रेड कर सकते, तो वहाँ पे हमें काफ़ी आ जाती है। तो उसकी बजाय मेरी स्ट्रेंथ है, मैं पूरे पाकिस्तान में हूँ, हर हलके में पीटीआई है, हर हलके में पीटीआई वाहिद जमात थी जिसने 2024 में सारी की सारी तकरीबन 1000 सीटों के ऊपर उनके नुमाइंदे थे, बाकी किसी के नहीं थे। तो अगर मेरी स्ट्रेंथ ये है तो मैं वार्ड लेवल पे, मैं यूनियन काउंसिल के लेवल पे क्यों ना एहतजाज करूँ। जब मैं इस लेवल पे एहतजाज करूंगा तो उससे ये होगा कि जो 2 नंबर इंतज़ामिया है वो इंतज़ामिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगी। आपकी जो पुलिस है जिसको आप पूरे पाकिस्तान में जिसको आप स्प्रेड कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, बाकी जो 3.5 लाख है उनकी जिम्मेदारी है। अब ये रियलाइज हो गया कि इस्लामाबाद आने का कोई फायदा नहीं है, ना टारगेट अचीव होता और अगर आपका फाइनल कॉल आपकी फाइनल प्रूव होती। अगर टारगेट किसी और तरीके से हो जाता है, देखिए ये मुझे कहते हैं कि हुमायूं तुम जो हो ना, तुम क्या कह सकते हैं, एक दहशतगर्द टाइप के तरीके से आते हो। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं बजाय इसके कि अपने साथ 50,000 5 लाख बंदों को लेकर आऊँ, मैं 500 इधर, 300 इधर, 200 इधर, 500 इधर, और हम खामोशी से बैठ जाते हैं, झंडे लेकर। फिलहाल तो वो आपको हुमायूं दहशतगर्द नहीं कह रहे, बल्कि वो कह रहे कि हुमायूं साहब को हमारे पार्लिमानी वफ्द का हिस्सा होना चाहिए था। नहीं जी, उसूलन तो हमें गवर्नमेंट में होना चाहिए था, इनको नहीं होना चाहिए था। लेकिन बैरिस्टर साहब, आप लोग कुछ एंटिसिपेट कर रहे हैं, कोई सीरियस थ्रेट है? और फिर ये जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, इनकी कोई एफर्ट रंग नहीं ला सकी, जरा इस पर भी तबसरा कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की तो बड़ी अच्छी मुलाकातें होती हैं चीफ मिनिस्टर के साथ। जी देखिए, आज भी चीफ मिनिस्टर की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, और तमाम तर चीफ मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई है, और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। ये चारों इकाइयाँ मिल के पाकिस्तान बनाती हैं, और जो वर्क फ्राम होम एहतजाज है वो बिल्कुल करें, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे कोई खातिर खा जो है तो कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई खातिर खा जो है इसमें चीज़ नज़र नहीं आती कि ये वाक़तन जो है पहले तो इस्लामाबाद की तरफ एक कॉन्सेंट्रेशन थी। मलिक साहब, मैं क्योंकि अल्लाह ताला ने ये भी दुआ कबूल फरमाई है। मलिक साहब वो कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, अल्लाह ताला ने ये भी दुआ कबूल फरमाई है। आदिल साहब जी, अल्लाह ताला ने ये भी दुआ कबूल फरमाई है कि इस्लामाबाद की तरफ इनका उस तरह कंसंट्रेशन नहीं है, और पूरे पाकिस्तान में तो देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो कहा जाता है कि हमारी तो मकबूलियत पूरे पाकिस्तान में, वो कितनी कोई है। स्ट्रीट पावर कैसे होगी? जिन मौलाना साहब को इत्तेहाद के लिए दावत दी जा रही थी, उनके साथ जो है बहुत ही करीब आने की कोशिशें की जा रही थी, वो तो उनके खिलाफ उसी केपी हुकूमत
जो पीटीआई की हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ वो तहरीक चला रहे हैं, उनकी करप्शन के ख़िलाफ़, तो ये देख लें कि कितनी साफ़ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। अब आपको नज़र आएगा ईद के बाद के दीगर जमातें क्या करती हैं जो इन्हीं के साथ, इन्हीं की आइल्स में बैठती हैं। So you don't see any serious challenge, आपको इस प्रोटेस्ट में कोई टेंशन नहीं है? Not at all, ठीक है, सही है। और आप कहते हैं कि ये वर्क फ्रॉम होम कर लें, कोई मसला नहीं है। वो कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम से कोविड जो है उसमें हमें बड़ी हेल्प हुई थी, और ये बात ठीक है कि इस्लामाबाद के शहरियों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा इस दफ़ा, वरना वो जो अंडर सीज होता था इस्लामाबाद और फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी मफलूज होती थी। अपने अपनी जगहों पे बस प्रोटेस्ट चलेगा और अच्छा रहेगा ऐसा प्रोटेस्ट। थैंक यू सो मच बैरिस्टर अकील मलिक साहब, डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। के लिए एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद में एक 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल हुआ। मुबैना कातिल फैसलाबाद से गिरफ्तार हो चुका है, जिसकी शनाख्त उमर हयात के नाम से हुई है और वो खुद भी एक टिकटॉकर है। मुलज़िम ने मकतूला से दोस्ती का दावा किया है। कत्ल के बाद इसके मौके से फरार होने की वीडियो भी सामने आ चुकी है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक मुलज़िम ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया है, जबकि आईजी इस्लामाबाद ने बताया है कि मुलज़िम कत्ल के सबूत मिटाने के लिए सना का मोबाइल अपने साथ ले गया था। मुलज़िम बार बार मकतूला से रब्ता करने की कोशिश करता रहा, लेकिन सना यूसुफ की जानिब से मुलज़िम को मुसलसल मुस्तरद किया जाता रहा। पुलिस के मुताबिक कत्ल का मुहर्रिक सना यूसुफ की जानिब से मुलज़िम को मुसलसल मुस्तरद किया जाना था। ये वाक़या हमारे माशरे में फ़रोग़ पाने वाले ख़तरनाक रुझान की तरफ इशारा करता है कि ना कहने, रिश्ते से इनकार करने, पसंद की शादी करने या गैरत के नाम पर किसी भी औरत को कत्ल किया जा सकता है। इस बात को शोबिस की ख़वातीन ने दुख के साथ उजागर किया है और ऐसे वाक़यात पर काबू पाने की तजावीज़ भी दी हैं। वो क्या तजावीज़ हैं, आपको दिखाते हैं। नौजवान टिकटॉकर के कत्ल के बाद मुख्तलिफ शोबी शख्सियात ने इस जानिब इशारा किया है। अदाकारा मावरा हुसैन ने अपनी इंस्टा पोस्ट पर लिखा है कि ये कत्ल सिर्फ एक फर्द का जुर्म नहीं, बल्कि इस मुआशरती सोच का नतीजा है जिसे बरसों से हमने परवान चढ़ाया है। अगर हम जहरीले रिश्तों को मोहब्बत के रंग में पेश करना बंद न करें तो ऐसे सानिहात बार बार होते रहेंगे। उनका कहना था कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्में जब ज़बरदस्ती के रिश्तों, जुनूनी मोहब्बत और नाक को रोमानी अंदाज में दिखाती है तो वो नौजवान जहनों में जहर घोलती है। फिर जब कोई लड़की इनकार करती है तो लड़के उसे अपनी अना की तौहीन समझते हैं, क्योंकि हमने उन्हें कहानियों में सिखाया है कि नहीं का मतलब हाँ होता है। इसी तरह अदाकारा माया अली ने वाक़े को इंसानियत सोच करार देते हुए लिखा कि एक मासूम लड़की जो सिर्फ ना कहने की जुर्रत रखती थी, अपनी जान से हाथ धो बैठी। ये किस किस्म की गैरत है जो जान लेने को हक समझती है। अदाकारा सजल अली ने सवाल उठाया कि एक लड़की ने सिर्फ नहीं कहा और उसे कत्ल कर दिया गया। हम किस बेहिस माशरे में रह रहे हैं। हमें सीखना होगा कि दूसरों की हुदूद और जज्बात का एहतराम कैसे किया जाता है। जुल्फिशान सलीम ने कहा कि ये वाक़या उस जहरीली सोच का अक्स है जो मर्द को इज्जत नहीं बल्कि कंट्रोल करना सिखाती है। मुल्क भर से ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि मुजरिम को सख्त सजा दी जाए ताकि वो दूसरों के लिए निशाने इबरत बने। टिकटॉकर सना यूसुफ अपनी सोशल मीडिया सरगर्मियों की वजह से मशहूर थी। उनके टिकटॉक अकाउंट पर 8 लाख जबकि इंस्टाग्राम पर 5 लाख फॉलोअर्स थे। लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के कत्ल का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इस साल जनवरी में कोयटा में अमेरिका से शिफ्ट होने वाली फैमिली के सरबरा ने अपनी कम उम्र बेटी को टिकटॉक वीडियोस की वजह से कत्ल कर दिया था। ये ख़ानदान 25 साल अमेरिका में रहा। जब पाकिस्तान शिफ्ट हुआ तो बाप को कमसिन बेटी की ड्रेसिंग और टिकटॉक वीडियोस पर एतराज़ हुआ, जिसका नतीजा कमसिन बेटी के कत्ल की सूरत में निकला। 2023 में एक इटालियन कोर्ट ने पाकिस्तानी वालिदैन को बेटी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई, क्योंकि बेटी ने अरेंज मैरिज करने से इनकार किया था। इससे पहले कराची में गार्डन के इलाके में एक मुस्कान नामी टिकटॉकर को कत्ल कर दिया गया, जिसके फॉलोअर्स तकरीबन 6 लाख थे। खातून का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। 2016 में मशहूर मॉडल कंदील बलोच को उसके भाई ने कत्ल कर दिया था। 2012 में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहिस्तान में 5 ख़वातीन की सोशल मीडिया पर वीडियो जारी होने के बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया था। ये तमाम वाक़यात ऑनर किलिंग की तरफ इशारा करते हैं। क्या सना यूसुफ का कत्ल भी ऑनर किलिंग के ज़ुमरे में आता है? ये तो केस के हतमी नताइज से ज़ाहिर है इसकी वजाहत होगी, लेकिन
ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक गुज़िश्ता साल जनवरी से नवंबर तक मुल्क भर में 346 लोग ऑनर किलिंग का शिकार हुए हैं। 2023 में 490 और 2022 में 590 ऑनर किलिंग का निशाना बने। ये भी वाक़यात, ये वही ज़ाहिर वाक़यात है जो रिपोर्ट हुए हैं। कई ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते। अगरचे ये सदी मॉडर्नाइजेशन की है, जदीदियत की सदी कहलाती है, लेकिन बदकिस्मती से आज भी बहुत सी ख़वातीन जो है वो सदियों पुरानी ज़ालिमाना रिवायात, ज़बरदस्ती शादियाँ, गैरत के नाम पर कत्ल और ऐसे कई वाक़यात का निशाना बनती हैं। और ये एक ऐसा अमल है जो ना सिर्फ कानून बल्कि इंसानियत के दामन पर भी बदनुमा दाग है। हर साल हज़ारों ख़वातीन सिर्फ इसलिए ज़िंदगी से महरूम हो जाती हैं क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हैं। कभी मोहब्बत की शादी, कभी तालीम या नौकरी का ख्वाब, और कभी सिर्फ खामोश इनकार। ऐसे फ़ैसले जिन्हें हम आज़ादी कहते हैं वही कुछ ख़ानदानों और अफराद के लिए बहुत बड़ा मसला बनते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 5000 ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक असल तादाद इससे कई गुना ज़्यादा है क्योंकि अक्सर केसेस को हादसा या ख़ुदकुशी करार दिया जाता है। अपने बच्चों की तरबियत पर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को अपने से क्लोज़ करने की ज़रूरत है, जो हमारी वैल्यूज़ या नॉर्म्स हैं उनको समझाने की ज़रूरत है, लेकिन कत्ल करना मसले का हल नहीं है। और अपने बच्चों को अगर इस माशरे में जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं चीज़ें जिससे आपको लगता है कि उनकी ज़िंदगी असरअंदाज हो सकती है, उनको करीब करके अपने साथ उनके ब्रॉटअप में, उनकी शख्सियत में अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, ना कि उनकी ज़िंदगियां ले लेना। ये अफसोसनाक वाक़यात पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट होते हैं और इसका तदारुक करने के लिए सेल्फ़ अवेयरनेस और बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो बच्चे, कम उम्र बच्चे हैं, वो उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसको सबसे बेहतर जो मॉनिटर कर सकते हैं वो पेरेंट्स ही कर सकते हैं, और उन्हें उनके साथ वक्त गुजार के काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।